हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चे हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। उसमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन मेडिसिन में, मेडिकल फील्ड में पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जीन थेरेपी, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी मॉलिकुलर डायग्नोसिस की। आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक नंबर 3 ट्रांसजेनिक एनिमल्स को पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 12 है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। उसमें हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स को, चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक नंबर 3 ट्रांसजेनिक एनिमल्स को पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए चालू करें। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, एनिमल्स दैट हैव हैड their DNA manipulated to possess and express an extra gene or foreign gene are known as transgenic animals। तो ऐसे एनिमल्स जिनके जीनोम में आपने बाहर से इनकॉर्पोरेट करा दिया है फॉरेन डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट, एलियन डीएनए, फॉरेन पीस ऑफ डीएनए, कुछ भी कह लीजिए, इस तरह के एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। मतलब जिनके डीएनए को मैनिपुलेट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, जिनके पास एक्स्ट्रा कॉपी है, एक कॉपी है किस चीज़ की, फॉरेन जीन की या एलियन जीन की या जीन ऑफ इंटरेस्ट की, कुछ भी कह लीजिए आप। ट्रांसजेनिक रैट्स, रैबिट्स, पिग्स, शीप्स, काउ एंड फिश हैव बीन प्रोड्यूस। तो इस तरह से आप देखेंगे रैट बनाए जा चुके हैं, ऐसे रैट जिनमें बाहर से आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया है एलियन पीस ऑफ डीएनए, और वी कैन से दैट फॉरेन पीस ऑफ डीएनए या जीन, फॉरेन जीन। रैबिट्स, पिग, शीप, काउ, फिश हैव बीन प्रोड्यूस। याद रखिएगा। Although over 95% of all existing transgenic animals are mice। तो हालांकि हम लोगों ने ट्रांसजेनिक रैट भी बना लिए हैं, रैबिट भी बना लिए हैं, पिग भी प्रोड्यूस करवा लिए हैं, शिप भी, काउस भी, फिश भी, लेकिन टोटल इन ऑल जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स की जो पॉपुलेशन है उसका कंट्रीब्यूशन, उसमें 95% किसका साझेदारी है, शेयर है, हमारे माइस का। वाई आर दिस एनिमल्स बीइंग प्रोड्यूस, ये एनिमल्स क्यों प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। हाउ कैन मैन बेनिफिट फ्रॉम सच मॉडिफिकेशन, और मानव जाति का इसमें क्या स्वार्थ निहित है, हम लोग क्या उससे फ़ायदा ले रहे हैं इस तरह के मॉडिफिकेशन से। जो एनिमल्स को आप मॉडिफाई कर रहे हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स में बदल रहे हैं या ट्रांसजेनिक एनिमल्स का प्रोडक्शन करवा रहे हैं, तो उससे मानव जाति का क्या कल्याण होगा। लेट अस ट्राई एंड एक्सप्लोर सम ऑफ द कॉमन रीजंस। तो क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स को प्रोड्यूस करवा रहे हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। तो फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं बेहतर स्पेसिमेन हो सकते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिज़ाइंड, हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, स्पेसिफिकली डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम डिज़ायर्ड जो करेक्टर है उससे रिलेटेड जीन इंट्रोड्यूस करा देंगे। टू अलाउ टू स्टडी द हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड। अगर आप ये स्टडी करना चाहें कि जीन्स का रेगुलेशन कैसे हो रहा है, क्या तरीका है, तो उसके लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स एक बेहतर स्पेसिमेन हो सकते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिज़ाइन, और उनको हम लोग इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि हम जीन का एक्सप्रेशन अच्छी तरह से स्टडी कर पाएंगे। एंड हाउ दे इफेक्ट द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट, और कैसे जीन अपने को एक्सप्रेस करता है, साथ के साथ जीन नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी को कैसे इफेक्ट कर रहा है, कैसे कंट्रोल कर रहा है, और डेवलपमेंट को कैसे उसमें उसका पार्टिसिपेशन है जीन का। जीन कैसे एक्सप्रेस कर रहा है अपने को, साथ के साथ जीन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी में उसका क्या रोल है, साथ के साथ जीन का डेवलपमेंट में क्या रोल है, इसको हम स्टडी कर सकते हैं। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का इफेक्ट देखना चाहें ह्यूमन बीइंग में, कि इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर का किसी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में क्या रोल है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का अगर आप देखना चाहें कि डेवलपमेंट में या ग्रोथ में क्या रोल है, तो उसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं बाय डेवलपिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स। बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन्स फ्रॉम अदर स्पीसीज दैट ऑल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर एंड स्टडिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट दैट रिजल्ट। हम लोग क्या कर देंगे, बाहर से जीन इंट्रोड्यूस करवा देंगे किसी और स्पीसीज़ का। जो अब किसी और स्पीसीज़ का जीन अगर आपने इंट्रोड्यूस करा दिया, तो ये जो फैक्टर बन रहा है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, उसका जो फॉर्मेशन है वो उसको इफेक्ट करेगा, अल्टर कर देगा, तो बायोलॉजिकल इफेक्ट आ जाएंगे। आप देखेंगे जब फैक्टर का फॉर्मेशन जो है उसको आपने मॉडिफाई कर दिया, अल्टर कर दिया, क्या इफेक्ट आ रहा है, तो उससे आप समझ पाएंगे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का डेवलपमेंट में या ग्रोथ में क्या रोल है।
इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर। तो आपको बायोलॉजिकल रोल क्या है इस फैक्टर का, इंसुलिन-लाइक ग्रोथ फैक्टर का, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है कि हम जानना चाहते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट कैसे हो रही है और किसी फैक्टर का उसमें क्या रोल है। स्टडी ऑफ डिजीज, दूसरा कारण हो सकता है स्टडी ऑफ डिजीज कि क्यों बना रहे हैं भैया ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो सबसे पहला जो कारण था वो था कि नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फिजियोलॉजी में उसका क्या रोल है। दूसरा किसका, फैक्टर्स का, जो फैक्टर सर्टेन ग्रोथ फैक्टर है उसको समझने के लिए हम लोग कर सकते हैं। अब दूसरी बात आ रही स्टडी ऑफ डिजीज, इसको समझिए। स्टडी ऑफ डिजीज अगर करनी है आपने तो मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग टू हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज, इस तरह से बना रहे ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को, इस बात की समझ को बढ़ावा दे रहे हैं कि कैसे जीन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़, कि डिजीज़ क्यों हो रही है, उसमें क्या रोल है जीन का, उसको समझ में आ रहा है। मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। These are specially made to serve as model for human disease। अब ये लोग these are specially made to serve as model for human disease so that investigation of new treatment for disease is made possible। डिजीज का डेवलपमेंट समझेंगे तो साथ में आपके क्या समझ में आएगा कि हम कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं। टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट for many human diseases such as cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis and Alzheimer's। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पूछा इनमें से कौन सी डिजीज़ ऐसी है जिसके लिए कहिए कि भाई नहीं अवेलेबल है, मॉडल नहीं अवेलेबल है, ट्रांसजेनिक मॉडल नहीं अवेलेबल है टू स्टडी दिस डिजीज़। तो उसमें जो रहेगा कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और कोई ऐसी डिजीज़ जो यहाँ पे लिखी नहीं हुई वो हो सकता है आपको सजेस्ट करे। आप पूछेगा इनमें से कौन सा ऐसा है डिजीज़ जिनके लिए ट्रांसजेनिक मॉडल अवेलेबल है कि कैसे ह्यूमन डिजीज़ डेवलप हो रही है और क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो आप ये जान लीजिए, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट फॉर मैनी ह्यूमन डिजीजेस सच एज कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर। कैंसर के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, अल्जाइमर के लिए ट्रांसजेनिक मॉडल्स अवेलेबल हैं स्टडी करने के लिए इनका डेवलपमेंट और इनका कैसे डिजीज़ कैसे डेवलप हो रही है और कैसे इनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ठीक है जी। अब हम लोग आते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑब्टेन करने में। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप लोग ले रहे हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, वो कहलाएगा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीजेस कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ह्यूमन डिजीजेस को ट्रीटमेंट करने के लिए जो ड्रग्स, जो मेडिसिन इस्तेमाल करी जा रही हैं उसमें हो सकता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स यूज़ किए जा रहे हो। सच प्रोडक्ट्स आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक, और इस तरह के प्रोडक्ट कई बार ऐसा होता है कि बड़े महंगे होते हैं बनाने में। ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस अ यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज ह्यूमन प्रोटीन यूज टू ट्रीट एम्फीजीमा। अब हम लोग क्या करेंगे कि भाई अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो ह्यूमन बीइंग में प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हम लोग एम्फीसीमा के लिए ट्रीटमेंट दे रहे हैं, भाई ह्यूमन बीइंग किसी ह्यूमन से आपको हम एक्सट्रैक्ट कर लें तो भैया वो पॉसिबल नहीं है। आपने वो जीन, ह्यूमन का जीन जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, वो आप इंट्रोड्यूस करा देंगे किसी एनिमल में, सच एज शीप में, तो आप शीप ट्रांसजेनिक मॉडिफाई हो जाएगी और शीप बनाने लगेगी क्या, इस तरह का प्रोडक्ट ह्यूमन प्रोटीन बनाने लगेगी, क्योंकि उसके जीनोम में आपने इंट्रोड्यूस करा दिया है human gene which is responsible for the production of alpha-1 antitrypsin. So transgenic animals that produce useful biological product can be created by introduction of the portion of DNA का हिस्सा, gene segment of DNA which have coded information for synthesis of alpha-1 antitrypsin, वो आपने इंट्रोड्यूस करा दिया which codes for a particular product। तो जीन किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जीन के एक्सप्रेशन से बन रहा है सच एज अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, जिसको कि यूज़ किया जा रहा है एम्फीसीमा के लिए। तो ये खूब क्वेश्चन आता है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन से हम लोग किसको ट्रीट कर सकते हैं, एम्फीसीमा को। सिमिलर अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइल कीटोनूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसी तरह से कोशिश करी गई है फिनाइल कीटोनूरिया को ट्रीट करने के लिए और सिस्टिक फाइब्रोसिस को ट्रीट करने के लिए। इन 1997, ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से कई बार आया है। इन 1997 फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रॉजी प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन इन रिच मिल्क, जिसने कि ट्रांसजेनिक काउ में आपने काउ में इंट्रोड्यूस करा दिया है ह्यूमन जीन,
और वो ट्रांसजेनिक काउ में कन्वर्ट हो गई। पहले सबसे पहले जो करी गई ट्रांसजेनिक काउ वो थी रॉजी, और उसमें बनने लगा ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क, क्योंकि आपने ह्यूमन जीन इंट्रोड्यूस करा दिया था। तो उसके मिल्क में ह्यूमन प्रोटीन ज़्यादा था, 2.4 ग्राम पर लीटर। ये क्वांटिटी भी आपको याद में रखनी है, तो डाटा पूरा याद में रखना। 1997 में काउ का नाम रॉजी और ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क प्रोड्यूस करने लगी। क्या था? 2.4 ग्राम पर लीटर था। द मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, और उसमें ह्यूमन प्रोटीन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन उसके मिल्क में काफ़ी थी, एंड वॉज नेचुरली न्यूट्रिशनली अ मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज़। तो ह्यूमन प्रोटीन ज़्यादा होने के कारण काउ का मिल्क आप फीड कर रहे हैं बेबी को, और इस तरह की काउ जो कि ट्रांसजेनिक काउ है रॉजी, उसके मिल्क में ह्यूमन प्रोटीन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन ज़्यादा है। तो एक काउ ऐसी जो नेचुरल प्रोसेस से नेचुरल काउ, मतलब जिसमें अभी बाहर से जीन इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, उसके मिल्क से बेटर इसका मिल्क रॉजी का मिल्क रहेगा, क्योंकि इसके मिल्क में अल्फा लैक्टोएल्बुमिन की कंटेंट ज़्यादा है। 2.4 ग्राम पर लीटर के नियर अबाउट कंटेंट है। तो न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस डाइट थी बेबीज़ के लिए, दैट नेचुरल काउ मिल्क। ठीक है जी, तो यहाँ पे 2 आपको मिले, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। प्लस ये आपका अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन से आ सकता है, जो कि एम्फीसीमा के लिए यूज़ किया जा रहा। ये था बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो सबसे पहला था हमारा क्या? नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, उसके बाद स्टडी ऑफ डिजीज़, उसके बाद बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, वैक्सीन सेफ्टी और केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग रह गया। ट्रांसजेनिक एनिमल्स की ज़रूरत क्या है? नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, डिजीज़ के नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट के लिए, किसी जीन के एक्सप्रेशन से क्या उसका रोल है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, उसको स्टडी करने के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना रहे हैं। ठीक है जी, नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट को समझने के लिए हम लोग बना रहे थे। साथ में हम लोग क्यों बना रहे थे? हम लोग जानना चाहते थे स्टडी ऑफ डिजीज़ की क्या पैथोफिजियोलॉजी, डिजीज़ को कैसे, किसी जीन की वजह से कोई डिजीज़ क्यों हो रही है, उसका क्या फ्लो चार्ट है और कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं, क्या रोल है, उसको समझने के लिए, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए। चौथा ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बनाने की जो हमारी रिक्वायरमेंट है, क्यों है भाई, क्यों बना रहे हैं? वैक्सीन सेफ्टी के लिए। अभी आपको पता है कोरोना आया, कोरोना की वैक्सीन पहले क्लिनिकल टेस्ट किए गए होंगे, और पहले मैमल्स पे, दूसरे मैमल्स पे किए गए होंगे। जब वो क्लिनिकल टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट दिया तो ह्यूमन बीइंग पे किए गए, और फाइनली वो वैक्सीन लॉन्च कर दी गई फॉर ह्यूमन यूज़। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप फॉर यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमन। तो ट्रांसजेनिक माइस को डेवलप किया गया है, हम लोग उस पर टेस्ट कर लेंगे वैक्सीन की सेफ्टी। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन, और पोलियो वैक्सीन इसी की सेफ्टी को टेस्ट करने के लिए ट्रांसजेनिक माइस का इस्तेमाल किया गया। इफ सक्सेसफुल एंड फाउंड टू बी रिलायबल, दैट कुड रिप्लेस द यूज ऑफ मंकीज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ बैचेस ऑफ वैक्सीन। ठीक है जी, तो इस तरह से हम लोग ट्रांसजेनिक माइस को इस्तेमाल कर रहे हैं वैक्सीन की सेफ्टी के लिए। वैक्सीन सेफ है कि नहीं ह्यूमन बीइंग के यूज़ के लिए। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, दिस इज़ नोन एज टॉक्सिसिटी और सेफ्टी टेस्टिंग। द प्रोसीजर इज सेम एज दैट यूज फॉर टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन्स विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस। आपने ट्रांसजेनिक एनिमल्स इस तरह से डेवलप किए हैं जो कैरी कर रहे हैं सर्टन जीन्स, जो उनको ज़्यादा ससेप्टेबल बना देते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव बना देते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। दे आर देन एक्सपोज टू टॉक्सिक सब्सटेंस। अब हमने उनको ज़्यादा वनरेबल कर दिया है, ज़्यादा सेंसिटिव कर दिया। अब हम उसको एक्सपोज करेंगे टॉक्सिक सब्सटेंस के एंड इफेक्ट्स स्टडी, और इफेक्ट को स्टडी करेंगे। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट्स इन लेस टाइम। कम समय में हम लोग को रिजल्ट मिल जाता है। तो 5 कारण हैं आपकी बुक में बताए गए हैं जिनकी वजह से हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स डेवलप कर रहे हैं। तो चलिए देखें, पीपीटी पे कुछ एक्स्ट्रा आपको मिल रहा, सारे का सारा वही है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं। नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट हम लोग इसको डिटेल पढ़ चुके। स्टडी ऑफ डिजीज़, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को डिज़ाइन किया जा रहा ताकि हम जीन्स का कंट्रीब्यूशन जान सकें डेवलपमेंट ऑफ स्टडीज़ में, उसके ट्रीटमेंट में। तो ये बात भी हो चुकी। और मॉडल्स आपके ह्यूमन डिजीज़ के लिए जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स के मॉडल अवेलेबल हैं वो किन किन के लिए हैं? कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ले सकते हैं, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन हम लोग ले रहे हैं एम्फीसीमा के ट्रीटमेंट के लिए, और इसी तरह का कोशिश करी गई है फिनाइल कीटोनूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस के ट्रीटमेंट के लिए। 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी बनवाई गई जो कि ह्यूमन इनरिच्ड मिल्क दे रही थी। और ह्यूमन प्रोटीन कौन सा ज़्यादा था?
ह्यूमन प्रोटीन इनरिच मिल रही थी, और ह्यूमन प्रोटीन कौन सा ज़्यादा था उसमें, अल्फा लेक्ट एल्बुमिन। ठीक है जी, तो 2.4 ग्राम पर लीटर था अल्फा लेक्ट एल्बुमिन, उसमें काफ़ी ज़्यादा था। वैक्सीन सेफ्टी के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, माइस को प्रेफर कर रहे हैं। केमिकल सेफ्टी मोर ससेप्टिबल बना देंगे, मोर सेंसिटिव बना देंगे, उसके बाद एक्सपोज करेंगे उनको हम लोग, किसको, टॉक्सिन सब्सटेंसेस को। एनिमल दैट हैव डीएनए मैनिपुलेटेड टू पोजेस एंड एक्सप्रेस अ फॉरेन जीन, उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोल रहे हैं। आंसर हो जाएगा ट्रांसजेनिक एनिमल्स। 95% एग्जिस्टिंग जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं माइस हैं, आपको पता है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोस विच हैव फॉरेन डीएनए इन ऑल ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि आपने इंट्रोड्यूस कब करा दिया उसको, आपने एम्ब्रायो जाइगोट में, या कहिए 1 सेल 2 सेल स्टेज में, तो आपने इस तरह से जब फ्यूज़न हो रहा स्पर्म का एग से, तभी आपने इंट्रोड्यूस करा दिया है, तो उसकी हर सेल में होगा, हर सेल में फॉरेन डीएनए होगा इन ऑल ऑफ इटसेल्फ। ठीक है जी, जो बाहर से आप जीन इंट्रोड्यूस करा रहे हो। गिवन बिलो आर सर्टेन फीचर ऑफ माइस, रीड देम एंड सिलेक्ट व्हाई माइस इज प्रेफर्ड एनिमल फॉर स्टडी ऑफ ट्रांसफर जीन। शॉर्ट ईस्टर साइकिल है, जेस्टेशन पीरियड ठीक, रिलेटिवली शॉर्ट जनरेशन टाइम ठीक, कन्वीनियंट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ठीक, प्रोडक्शन ऑफ सेवरल ऑफस्प्रिंग पर प्रेगनेंसी ठीक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। या माइस को क्यों प्रेफर करना है, ये कारण है कि माइस को प्रेफर करना है। ह्यूमन प्रोटीन में जो अपने फॉर्म ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज टू ट्रीट एम्फीजीमा, उसको अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। फ्रॉम द गिवन बिलो लिस्ट ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर किसके लिए, कैंसर, अल्जाइमर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, चारों के लिए मॉडल अवेलेबल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। अच्छा चलिए, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस मिल्क विच वॉज ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन इनरिच, ठीक बात है, 2.4 ग्राम पर लीटर था। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड इन आइसोलेशन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का हम लोग यूज़ कर रहे हैं फ्रेगमेंटेशन के लिए, डाइजेशन के लिए, ये गलत है स्टेटमेंट। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, बिल्कुल आखिरी में आके जब आप फॉरेन जीन के प्रोडक्ट को ऑब्टेन करते हो, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डिसआर्म पैथोजन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए, ये बात भी ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। उसने पूछा था कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, स्टेटमेंट बी ओनली। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी 2.4 ग्राम, ह्यूमन कौन सा है जी, ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन, आंसर है इसका ऑप्शन ए। यहाँ पे आके आपका ये वाला टॉपिक ख़त्म। मैं जैसा कि कहता हूँ, अगर आप वीडियो के अंत तक आ गए, इससे रिलेटेड MCQ लगा लीजिए, PYQ लगा लीजिए। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आज हम लोगों ने पढ़ा, तो जब भी कोई टॉपिक ख़त्म हो उससे रिलेटेड MCQ PYQ ज़रूर लगा लीजिए, ताकि आपको पता लगे कि आपका प्रिपरेशन जो है अप टू डेट, अप टू द मार्क है कि नहीं। ओके, आखिरी में आके ये एक आपको स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन कैप्चर कर लीजिए। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो कभी शायद पूछ ली जाए या ना पूछी जाए, पता होना चाहिए। और माउस के बारे में जानकारी कि क्यों भैया हम उसको प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हो गया आपका ख़त्म चैप्टर, मतलब ये टॉपिक ख़त्म। अब इससे रिलेटेड केवल एक टॉपिक बचा इस चैप्टर से, एथिकल इश्यूज़, जिससे कि क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एथिकल इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे और आपका ये चैप्टर ख़त्म बायोटेक्नोलॉजी का। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।